हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। देखो, पहले के वीडियो लेक्चर एंड आज के वीडियो लेक्चर में क्या चीज़ नया है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आज मैं क्लास 10 की जो है ना पर्टिकुलर आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए पहली वीडियो ले आया। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास 10 की वीडियो नहीं डाला हूँ, मैं क्लास 10 की वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, लेकिन वो क्या है ना, वो बेसिक्स थी। जैसे मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स डाली है, स्लोप की बेसिक्स डाली है आपके लिए, ठीक है। एंड वैसे ही फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़, ये सब के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, वो मैंने इंक्लूड किए हैं, जो आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड दूसरे क्लास के लिए भी, आपके जूनियर्स क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो है ना, और एक और बात बता दूं कि मैं आपकी जो सिलेबस ओवरव्यू है ना मैथ्स की, वो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो आज की जो है ना, आज ये पर्टिकुलर जो फिजिक्स की मैं चैप्टर लाया हूँ, ये है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में जनरली आज हमको स्टडी करना है। एंड ये मैं बता दूं, आपके सिलेबस को, आपके सीबीएसई बोर्ड को, आपके एनटीएससी जो एग्ज़ाम है, इस सब को टारगेट करती हुई ये है ना मेरे तरफ से डेडिकेटेड, आप ही की क्लास को डेडिकेटेड ये वीडियो लेक्चर है। एंड ये रे ऑप्टिक्स की पहली वीडियो है। एंड मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th जो है ना, एंड ये आप मेरे जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ये आपके जो है सीबीएसई जो आपकी बोर्ड एग्जाम जो होती है ना, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड तो है ही। लेकिन देखो बच्चे, 10th है ना, तो 10th में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या है कि अगर देखो, आपको एनटीएससी जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, आपको एनटीएससी में 30 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से केवल 2000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो ब्यूटीफुल माइंड होते हैं ना इंडिया के, वो सेलेक्ट होते हैं। तो सोच सकते हो कि अगर आपको 30 लाख बच्चों में उनसे कॉम्पीट करना है, उनसे मतलब मुकाबला करना है, तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना, हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे आपको, पढ़ाई से आप दूर नहीं भाग सकते। दैट्स वाई मैं एनसीईआरटी लेवल तो कंप्लीट करूंगा ही, लेकिन आपकी जो है ना हाई लेवल की थोड़ी जो है कंसेप्ट, उसको भी लेके जाऊंगा। और आप ये सोच रहे हो कि केवल एनसीईआरटी से सारा चीज़ हो जाएगा, कुछ एडिशनल पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आप सबसे बड़े भ्रम में हो। मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, ठीक है। आप सबसे बड़े भ्रम में हो। एंड अगर आप नवोदय विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हो ना, अगर आप उससे बिलोंग करते हो, तो आपके यहाँ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो है दक्षिणा फाउंडेशन का, ठीक है। वो है दक्षिणा फाउंडेशन का। एंड दक्षिणा फाउंडेशन होता है ना, ये भी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ाई से पहली बात तो दूर भाग नहीं सकते। एंड मैं आपको बता दूं, ये रे ऑप्टिक्स की मेरी जो है ना पहली लेक्चर है, एंड ये आगे अभी कंटिन्यू होगी रे ऑप्टिक्स। अब आप ये बोलोगे कि भैया सिलेबस में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दूं बच्चे, मैंने रे ऑप्टिक्स इसलिए इंक्लूड किया ना कि ये मेरा जो है ना पर्सनली ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये मेरा पूरा फिजिक्स में जो है ना सारे ब्रांचेस, उसमें से सबसे फेवरेट बोलूँगा तो मेरा रे ऑप्टिक्स एंड जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ना, ये मेरी फेवरेट है। इसको आप मेरे को सोते जगते कहीं भी पढ़ाने बोल दो ना, मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा पढ़ाने के लिए। दैट्स वाई मैंने इसे इंक्लूड किया है। एंड ये अगर मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो आप जान सकते हो ना कि मैं इसको कितने एफर्ट के साथ, कितने बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप इसकी क्या है ना इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन है ना, आज तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे ही। एंड इसमें हमारा जो जो वीडियो लेक्चर रिवॉल्व करेगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर रिवॉल्व करेगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, तो आपके लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो मैं सिंपल सा एक पेज ले आया हूँ आपके सामने। आपको ये कुछ दिख रहा है पेज, ठीक है। आपको आप तो क्या करो, पहले 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करो एंड आप इसको देखो, रैंडमली देखो, आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। आप अगर आपने केवल ये जो है ना पूरा पेज है, आप अगर इसी को नोटिस करते रह गए, इस डॉट को नोटिस करते रह गए, ये रेडियस है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ, मतलब इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि ये जो छोटी सी ये है ना, ये छोटी सी डॉट है, ये आपके जो लाइफ की है किसी छोटे इंसिडेंट को बताती है। अगर आपने अपने लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक करा हो, ठीक है, या तो आप नाइन्थ में, मेरा कहने का सेंस ये है कि आप बीते ज़िंदगी में जो भी करके आए हो, कुछ भी करके आए हो, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लास 10th में, मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास 10th में आपको अपनी बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ बनना है। बेस्ट वर्जन अपने लाइफ का जो आप खुद कल्पना नहीं कर सकते, आपको ऐसा बनना है, ठीक है। आपको ऐसी परफॉर्मेंस देनी है। इसका मतलब ये क्या है, आपने नाइन्थ में जो भी किया हो, 8th में जो भी किया हो, ठीक है, आप पढ़े नहीं पढ़े, आपका जो भी कंडीशन रहा हो, लेकिन क्लास 10th जो है ना, पूरा ईयर आपके पास है बच्चे, ये वही है, ये आपका बीता हुआ कल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप कोई भी इंसिडेंट, एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से आप अपना पूरा लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, तो आप उससे सोचते मत रहो, ठीक है, उससे कुछ सीख लो एंड उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, एंड नेक्स्ट बार से वो मिस्टेक नहीं करोगे। देन ये क्या है ना, ये आपका छोटा सा कोई लाइफ का इंसिडेंट है, ये पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, समझो। तो यही है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप क्लास 9th में जो भी करे हो, क्लास 8th में जो भी करे हो, उसे जस्ट भूल जाओ। एंड ये जो है ना
अगर कोई मिस्टेक आपने करा है, कुछ अच्छी आपकी यादें हैं तो डेफिनेटली, कुछ अगर मिस्टेक आपने करा है तो उसको स्किप करो एंड क्या करना है आपको, वेल ओरिएंटेड फोकस्ड हो जाना है एंड अपने स्टडी पे, ठीक है। फोकस, स्टडी पे फोकस हो जाओ, क्योंकि आपको आने वाले समय में बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम देने हैं, बोर्ड एग्जाम से आपका ताल्लुक होने वाला है, समझे। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ बनना पड़ेगा एंड आप स्टडी से पीछे भाग नहीं सकते एंड आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे। एंड ये कोई ये नहीं है ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट में, देखो ये पहला लेक्चर है, दैट्स वाई मैं शुरू में आपके लिए मोटिवेशन के लिए ये जो बातें हैं ना ये कर रहा हूँ। तो आप अपने आप को, पहली बात तो अंडर एस्टिमेट अगर अपने आप को करते हो ना तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो बच्चे, क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप खुद नहीं जानते कि आपकी क्या पोटेंशियल हो सकती है बच्चे। आप पहले पढ़ो तो, ठीक है, आप पहले करो तो, उसके बाद ना पता चलेगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है। हो सकता है आप इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि हो सकता है आप ही हो इंडिया के टॉपर, हो सकता है ना, कोई गलत थोड़ी ना बात है, हो सकता है आप हो। लेकिन ये है ना, मैं पर्सनली नॉलेज के ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो क्या पता आप ही हो जाओ ऑल इंडिया टॉपर। पॉसिबिलिटी है बच्चे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप ही हो सकते हो। आप तो मान के चलो कि मैं ही हूँ टॉपर और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, समझे। तो ओके, चलो अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक है ना, ये है रे ऑप्टिक्स। तो पहले तो बच्चे हम जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स, देखो मैंने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की एक वीडियो कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन आपको क्या है ना, मैं आपको ऑप्टिक्स पर्टिकुलरली, आप सुनते होगे कि ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, तो पहले बता दूँ कि ऑप्टिक्स होती क्या है। सीधी सी बात है कि ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है ना जिसमें हम लाइट के वेरियस जो फिनोमिनास होते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ये है ना, ये लाइट आ रही है, लाइट के वेरियस फिनोमिनन्स के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा, इसी को, ये ब्रांच है फिजिक्स की, इसी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। एंड देख लो, अब लाइट है, लाइट के बारे में ही पूरे जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ना है, तो लाइट तो क्या होती है पहले जान लेते हैं ना। अब देखो, जैसे आप पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो ना, जूनियर क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, की जिसकी वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऐसा है ना। तो आप थोड़े अब हाई लेवल के मतलब क्लास में आ चुके हो, तो थोड़ा स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन बताना। कोई तुम्हें पूछता है कि लाइट क्या है, तो आपको क्या बोलना है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लाइट जो है ना, ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उसका एक ऐसा पार्ट है जो कि हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है दुनिया के जो वेरियस ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्रिएचर्स हैं, उन्हें हमें देखने में हेल्प करता है। जस्ट इसका सिंपल से एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे ये कोई सुंदर कन्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एंड ये है ना बच्चा इसको देख के मचल रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसकी क्रश है, पहली बात, ठीक है। तो अब क्या है कि ये लाइट है, दैट्स वाई तो इसकी खूबसूरती झलकी, ठीक है। अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो क्या का ये सुंदर कन्या, कहाँ का क्रश, सारा चीज़ खत्म हो गया। दैट मीन्स, सिंपल सी बात ये है कि लाइट अगर नहीं रहेगा, लाइट अगर ख़त्म हो जाता है तो सारे तो डार्क हो गए ना, तो सारे डार्क हो गए। अगर हम किसी चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे तो कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कुछ काम होगा, ठीक है, पूरे जो है वर्ल्ड में कैसे कुछ काम होगा। दैट मीन्स कि लाइट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट जो है, लाइट की अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है बच्चे। सन से जो है, सन से क्या आ रही है, सारी लाइट्स वगैरह आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है। तो दैट्स मीन अगर लाइट है ही नहीं, मान के चलते हैं, तो सन ही नहीं है, समझ जाओ ना, सन ही से तो लाइट आ रही है। जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट है वो तो सन से ही आ रही है। जैसे अब बल्ब का एग्जांपल मत ले जाना, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये है ना, सन है, नेचुरल है ये, एंड ये ऐसा भेदभाव थोड़ी ना करता है कि किसी को लाइट देंगे किसी को नहीं देंगे। जनरली अगर ये आता है तो सबको लाइट देके जाता है। तो वही है मतलब कि लाइट है तो सब कुछ है, ठीक है। लाइट मीन सब कुछ, किसी को देख पा रहे हो, ठीक है। तो यही है लाइट का इंपॉर्टेंस। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। तो पहले तो बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, आप एकदम डिटेल में मत जाओ, बट इतना याद रखो कि क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स मिल जाते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वो जो जाके स्पेक्ट्रम जो जनरेट करते हैं ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ऐसा कुछ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है, शुरू में होती हैं गामा रेस, ठीक है, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रा वायलेट रेस। आप लोगों ने सुना होगा ना कि यूवी रेस आती हैं, फिर इंफ्रारेड, IR मीन्स माइक्रोवेव्स, ठीक है, फिर ये है रेडियो वेव्स, ठीक है, एंड ये है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो है ना, ये छोटा सा जो पार्ट है ना,
ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच में जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, इसी को यहाँ मैं जूम करके ऐसे कर दूंगा तो यही विबग्योर बनाता है। ठीक है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में विबग्योर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में शायद ही पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ना बहुत बड़ी है बच्चे, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है तो ये आपकी स्पेक्ट्रम बन गई, यानी ये विजिबल लाइट है। ठीक है, लाइट है तो ये यही जो पार्ट है ना, यही जो पार्ट है, जितने भी सारे ये वेरियस हैं आपके, जितने भी ये हैं इसमें से यही विजिबल है, यही हमें दिखाई देती है। एंड इसी का वेरियस वेरियस जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे जो अलग अलग कलर है ना हमें नज़र में आते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जो कि हमें क्या करता है, जो कि हमें हेल्प करता है दुनिया के विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्रिएचर्स को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ गए। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना, इस तरफ अगर मैं इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ूँ तो ये क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। अब आपको वेवलेंथ पता है ना कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है लाइट विबग्योर में, जैसे रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ होती है दैट मीन्स ये हमें दूर से ही नज़र आ जाता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको, इधर है ना जो ये है वायलेट की सबसे कम है वेवलेंथ, एंड इधर क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ये जनरली कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन से कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। एंड वही है वेवलेंथ की है, वेवलेंथ इधर आप लोगों ने साउंड वगैरह तो पढ़ा है ना, खैर छोड़ो, वो नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरफ अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना लेफ्ट से राइट, तो इस तरफ क्या होगी, इस तरफ अगर मैं इस तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ आऊँ तो इधर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है तो इस तरफ क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। इधर बढ़ रही है, इधर इस तरफ बढ़ रही है आपकी वेवलेंथ, तो इसी तरफ जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर इस तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इस तरफ आपका क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा। समझ में आ गया ना। तो ये है, तो क्या समझ में आया कि लाइट जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है वेरियस जो दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसको देखने में हमारी हेल्प करता है। एंड यही विजिबल है बच्चे। ठीक है, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स तो है। ठीक है, ऑप्टिक्स और जो आपने जो टॉपिक देखा उसमें लिखा है रे ऑप्टिक्स। एंड मैं आपको बता दूं जो ऑप्टिक्स है ना, स्टडी ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चे देख लेते हैं, पहले तो रे ऑप्टिक्स होती क्या है। तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का यहाँ मतलब है मिरर, लेंस एंड प्रिज्म। मतलब कि रे ऑप्टिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब फिनोमेना की स्टडी करते हैं। मतलब जैसे वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ आ रहा है ऐसा, तो आपको क्या पता है, आपको जैसे विजिबल लाइट है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है ये होती है लगभग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका लगभग लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, इसके बीच में होती है आपकी क्या, ये सॉरी, इसके बीच में जो होती है ना ये आपकी वेवलेंथ होती है किसकी, विबग्योर की। जो विजिबल लाइट हमें दिखती है ना उसकी वेवलेंथ इसके बीच में लाई करती है। तो आपको ये समझ पड़ गया। तो इस ये है, तो ये जो है ना ये एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बहुत ही कम, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, आपको पता नहीं हो तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो देख रहा हो ना कितना छोटा यूनिट है यार, कितना छोटा होता है यूनिट एंगस्ट्रॉम। तो आप वही समझ जाओ कि जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ तो बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटी है वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ तो बहुत छोटी है। लेकिन जो है ना ये मिरर है, ये मिरर आपको बड़ा दिख रहा है ना, ये तो दिख जा रहा है आपको, आपको लाइट कहाँ दिख पाती है, उसकी वेवलेंथ कहाँ दिख पाती है, बहुत छोटी होती है। दैट्स मतलब कि जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन दिख रहे हैं आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो भी दिख रही है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है एज़ कंपेयर, मतलब कंपेयर करेंगे किससे, तो वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है ना उससे बहुत बड़ी है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं ना, ऐसे जिसमें हम स्टडी करते हैं इसमें रे ऑप्टिक्स में इंक्लूड हो जाती है। उम्मीद आपको समझ में आया हो। जैसे ये मिरर है, ये लेंस है, आपका प्रिज्म है। ठीक है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ से बहुत बड़ी है, इनका डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। दैट मीन्स मतलब वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ है ना, ठीक है, उससे ये जो है इसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड उसी तरह से वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करूँ तो वेव ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब कि क्या है, जैसे कि इसका सिंपल से एग्जांपल बोल देता हूँ, इसमें आपको इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूँ ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए ये 12th से पहले आपको इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आप 12th में पढ़ोगे। लेकिन जैसे कि ये है ना, इसमें क्या है, जैसे ये है, ये दो स्लिट हैं, एंड दो स्लिट के बीच में, दो स्लिट मतलब समझ रहे हो, स्लिट है, अब स्लिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, दो स्लिट हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं,
इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में एकदम 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 छोटा सा गैप है, एकदम छोटा सा गैप है बच्चे, बहुत छोटा गैप है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है ना, तो लाइट की वेवलेंथ एंड जो ये लेंथ है ना, जो बीच में एकदम गैप है, तो ये जो गैप है ना, ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर वेवलेंथ के, मतलब लेंथ है ना बराबर लेंथ के होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो डायमेंशन है ना वो लगभग लगभग सेम आ गया। समझ में आ रहा है आपको, ये डायमेंशन जो है ना ये लगभग लगभग सेम आ गया। एंड डिफ्रैक्शन जो है ना, डिफ्रैक्शन में जैसे ये है, तो यहाँ से जब लाइट ऐसे आई तो ये बैंड हो जाती है। तो इसमें आप क्या है, वेव नेचर ऑफ पढ़ोगे कि लाइट वेव नेचर की होती है। लेकिन आप तो क्या करो, अभी जो मैंने आपको बोला ना उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। होता है करके बस पता करो, ठीक है। इतना ये आपको 12th से पहले इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपके एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में और एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइट को हम लोग रे जैसा कंसीडर करते हैं, ऐसा रे के फॉर्म में आ रही है ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अरे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कुछ स्टेटमेंट भी हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या बोल रहा है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब आप देखो सन है, जैसे ये सन है, ठीक है, सपोज दैट ये सन है, ठीक है। एंड सन से लाइट आ रही है, एंड अगर स्ट्रेट, अब देखो कैसे स्ट्रेट लाइन में सन से जो लाइट आती है वो ऐसे ऐसे घूम के आती है क्या आपके यहाँ, ऐसे ऐसे घूम के आती है क्या, ऐसे ऐसे। आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप अपने घर पे हो, तो लाइट ऐसे नहीं, चलो तो मैं तो पहले इधर घूम के आता हूँ, पहले सन के चक्कर, सन है, सन से फिर मून के चक्कर लगाऊंगा, फिर यहाँ से घूमते हुए ऐसे आऊँगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। लाइट क्या है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल करते हुए हम तक आती है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुँचती है। यही बोल रहा था कि द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे याद रखना, जो है ना लाइट जैसे आ रही है ना, तो जो पाथ वो चल के आ रही है ना उसी को रे बोलते हैं, ठीक है। एंड बंडल ऑफ रे आर कॉल्ड क्या, बीम। जैसे कि ये है ना, ये एकदम रे है, जैसे ये रे आ रही है, रे आ रही है, रे आ रही है, तो रे की पूरी, ये क्या है ना, रे की पूरी फौज है, पूरी बंडल है, तो इसको क्या बोल दूंगा, बीम ऑफ लाइट बोल दूंगा। जैसे कि ये है पूरा चल रहा है ना, आपको दिख रहा है, तो ये पूरी क्या है, बीम ऑफ लाइट है। रे क्या है, रे जो पाथ है, जैसे ये लाइट आ रही है, इसकी पाथ हमें नजर आ रही है ना, तो एक को केवल लूंगा ना तो रे कहलाएगा। एंड उसी तरह से बहुत सारे का जो है, अगर संगठन मतलब बहुत सारे को कंबाइन करके ले लूँगा तो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका बंडल ऑफ रे को क्या बोलेंगे, अपन बीम बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ना, जो हम लोग का मेन जो आपको दिख रहा था टॉपिक पे, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब होता क्या है, ये तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या, अगर जैसे कि सेम मीडियम से मतलब क्या है, जैसे कि ये है एयर है, ये मीडियम था एयर, ठीक है। एंड ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे क्या करी, लाइट जैसे आई ना, लाइट आई, लाइट रिफ्लेक्ट करी एंड वापस से उसी मीडियम पे चली गई, वापस से उसी मीडियम पे चली गई। मतलब क्या है, ये जैसे कि एयर था, एक मीडियम है, तो ये तो आई यहाँ पे, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम पे चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो माइंड इट, इसमें क्या है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम चेंज होता है तो उसको अलग टर्म बोलते हैं, वो रिफ्रैक्शन होता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे उसको। तो ये क्या है ना, सेम मीडियम, जैसे कि मान के चलो ऐसा है, तो पानी में ही मान के चलो, पानी के अंदर में है, जैसे वाटर है, वाटर सोर्स के अंदर में ही, जैसे जस्ट इमेजिन ये है वाटर सोर्स, ठीक है। आप ऐसा कंसीडर करो, ये है ना, नीचे में मैंने एक प्लेट रख दिया, ठीक है, ये पूरा वाटर वाटर है अंदर में, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। एंड इसमें क्या हुआ ना, इसमें वेट अ सेकेंड, इसमें लाइट आई एंड वापस से लाइट जो है ना, वाटर जो है मीडियम था, ये वाटर था, उसी पे आ गई, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइट आ रही है ऐसे, यहाँ पे टकराई, फिर से सेम या इधर आई, सेम मीडियम पे आ गई, ये एयर थी, ये भी एयर है, फिर से टकराई, फिर से सेम मीडियम पे आई, तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो मेन टर्म है ना, ये है, आप प्रीवियस जो अपने एट्थ में होता है ना, एट्थ में आप पढ़ते हुए आए हो, क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या क्या है। तो देख लेते हैं, पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो आपको पहले तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या है, जैसे कि मान के चलो ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कोई लाइट आई, ठीक है, ऐसे लाइट आई, ठीक है, एंड ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो एंगल ऑफ इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को आई बोल देता हूँ, इसको आर बोल देता हूँ, एंड इसको बोल देता हूँ एन। एन मीन्स नॉर्मल। तो ये जो है ना, ये एंगल एंड ये एंगल बोलना है क्या,
एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना एंगल बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल जो ये है रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के साथ जितनी एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, पहला जैसे ये है, ये आपकी कोई सरफेस, यहाँ से लाइट आई, इनकमिंग रेडिएशन मतलब वही लाइट आई, एंड ये क्या है ना, इसके बाद यहाँ पे आपने एक क्या रिफ्लेक्टेड रे बना दिया। तो ये जो एंगल बनेगी ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल से लेना है बच्चे, नॉर्मल से, ठीक है। एंड ये जो है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो वही क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि ऐसे आई लाइट, ऐसे ये नॉर्मल अपन ने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये जो है ना ये एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा, यही बोल रहे हैं। जो नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल जो है ना ये सेम प्लेन पे लाई करता है। एंड सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, जैसे ये है, दो प्रकार के प्लेन है बच्चे, एक नीचे में प्लेन है, ऐसा नीचे वाला कंसीडर करो ना, जैसे ये है नीचे वाला प्लेन, ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन है। एंड आपको ये जो दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है। तो इसमें किस प्लेन की चर्चा कर रही है, पहले आप अपने दिमाग में लॉक करो। मैं बता दूं, इसमें इस प्लेन की चर्चा हो रही है, इस प्लेन की, नीचे वाला प्लेन नहीं, नीचे वाला जहाँ पे पॉइंट है ना, एक पॉइंट ही तो है वो, उस प्लेन की चर्चा नहीं हो रही है। ये बोल रहा है इंसिडेंट रे जहाँ से आया एंड ये जो नॉर्मल है एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये इस प्लेन में होंगे बोल रहा है, मतलब जो सरफेस है ना नीचे वाला उसके परपेंडिकुलर के प्लेन में होंगे। उम्मीद है आपको, रुको इसको मैंने आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये है इंसिडेंट रे आई, ठीक है, एंड ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, मैंने इससे एक नॉर्मल खींच दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, तो आपको पता चल गया। लेकिन जो ये बोल रहे हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल एंड ये जो रिफ्लेक्ट एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन पे हो गए बोल रहे हैं। तो ये किस प्लेन की चर्चा कर रहा है बताऊँ, ये जो नीचे वाली प्लेन है ना इसकी चर्चा नहीं कर रहा है बच्चे, वो किसकी चर्चा कर रहा है, वो इस प्लेन की चर्चा कर रहा है। ये प्लेन ये दिख रहा है आपको, ये बोल रहा है कि ये सेम प्लेन पे होने का मतलब ये इस प्लेन की बात कर रहा है। देख लो, ये इतने अच्छे वे में आपको समझा रहा हूँ मैं कि ये जो है ना ये सेम प्लेन पे एक कागज़ टाइप के, जैसे आप एक बुक के एक पेज को ले लो, तो वो जो है ना वो ऐसे ही, जैसे यहाँ से गई यहाँ पे तो एक प्लेन जनरेट कर रहा है, तो वो ऐसे ही एक प्लेन पे लाई करेगा। ये प्लेन से मतलब है नीचे वाली प्लेन से, उससे नहीं बोल रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी मैं बार बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल डाल रहा हूँ, कैसे क्या पता। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये जो आपका नॉर्मल है ना ये सेम प्लेन पे लाई करेगा, ये बोल रहा है। ये जो आपकी ग्रीन कलर की प्लेन दिख रही है ना, ये इसके कहने का मतलब इस प्लेन से है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। अब सपोज दैट मान के चलो ये जो है ना ये स्फीयर है, स्फीयर में तो समझते हो ना गोला, ठीक है। तो ये स्फीयर है, तो स्फीयर के बीच में कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है, बीच में कहीं पे सेंटर होगा। और सपोज दैट ये रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ भी लाइट आएगी ना ऐसे तो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट। और जो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो हर जगह लगते हैं, मैं आपको बता दूँ वो हर जगह लगते हैं। तो देखो जैसे कि मान के चलो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, एंड मान के चलो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, वेट अ सेकेंड, यहाँ से ऐसा एक इंसिडेंट रे आई एंड यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल ड्रॉ कैसे करोगे, तो ये ही बोलना चाह रहा है कि स्पेरिकल अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तो उसकी जो एंगल ऑफ जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास करेगी, ये बोलना चाह रहा है, हमेशा सेंटर से पास करेगी। ये आई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई कहीं पे भी बच्चे, कहीं पे भी ऐसे इंसिडेंट रे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो नॉर्मल है ना ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, ये तो मैं भी बता नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, तो जो नॉर्मल है ना ये डेफिनेटली सेंटर से पास करेगी, बोल रहा है। अगर स्पेरिकल केस है तो, स्पेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है तो, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, डेफिनेटली आया होगा समझ। एंड इसके बाद जो नया टर्म आता है ना ये है आपका नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, देखो जब पहले तो पढ़ लेते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो जैसे ये आई ना, ये आ गई आपकी क्या
इंसिडेंट रे आ गई एंड उसी में जिस पाथ से आई उसी पाथ पे चली गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है, ये तो है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल था, उसी पे आई इंसिडेंट रे एंड उसी पे चली गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल के साथ बच्चे 0 डिग्री बना रहा है, ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रहा है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब सॉरी इंसिडेंट रे जहाँ से आई वहीं से रिफ्लेक्टेड रे चली गई, दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। ऐसा लग रहा है ना कि नॉर्मल से ही सारी चीज़ हो रहे हैं, नॉर्मल से ही आ रहे हैं सारी चीज़, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं यार। अब देख लेते हैं अपना क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो अपन ने पढ़ा ना कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है, तो ये कितने प्रकार की होती है, देखो जनरली ये 2 ही प्रकार की होती है। पहला क्या है, पहला है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें क्या मतलब है कि जैसे कि ये कोई लाइट रे आई, ऐसे आई, ठीक है, लाइट रे आई पैरेलल आई एंड पैरेलल ही किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद पैरेलल ही चली गई, ठीक है। जैसे ये है ना, लाइट आई, ऐसे लाइट रे आई ऐसे पैरेलल आई, ठीक है, एंड ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, इट इज़ टेक्स प्लेस, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका होगा कब होगा, जब लाइट इंसिडेंट करेगा स्मूथ यहाँ कॉमा, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट करेगा आएगा, या तो पॉलिश सरफेस पे आएगा या तो रेगुलर सरफेस, मतलब वही सिंपल सा मतलब है, रेगुलर सरफेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए एंड पॉलिश्ड होना चाहिए। एंड उसमें से जो आएगी ना लाइट, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही चली जाए, अगर पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही चली जाएगी। एंड आपको बता दूँ जो सोर्स ऑफ लाइट्स है ना, जो दूर से लाइट आती है वो पैरेलल ही आती है बच्चे, ठीक है, पैरेलल ही आएगी ना। अब जैसे यहाँ से है ऑब्जेक्ट, ये जैसे है, तो यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो ये तो डेफिनेटली आप क्या क्या बोलोगे कि पैरेलल ही आएगी, तो वही है, मतलब पैरेलल तो आएगी ही, ये इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल रहेगी सरफेस के। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा ये हम नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है ये सरफेस के ऊपर, वो डिपेंड करता है सर, अगर ये स्मूथ है, जैसे आप क्या करते हो, आप मिरर को ले लो, मिरर तो एकदम स्मूथ है ना, तो मिरर में जैसे आप जैसे ही कर रहे हो, कोई लाइट है जैसे सन की लाइट आ रही है, तो आप उसको ये करते हो, जब रिफ्लेक्शन करते हो तो आप अपने घर पे करके देखना कि वो क्या करता है, इमेज बनाता है, ठीक है, जिसको धूप दिखने लगता है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें लाइट पैरेलल आई एंड पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गई। एंड इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए। उम्मीद आपको समझ पड़ा होगा। एंड इसी के बाद जो दूसरा केस है, दूसरा टाइप ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो लाइट रे तो पैरेलल आएगी, मैंने आपको बताया लाइट रे पैरेलल आएगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही नहीं जाएगी, ठीक है, ये पैरेलल ही नहीं जाएगी। जैसे ये तीनों थी ना, ये तीनों लाइन है, तीनों रे है, ये शुरू में तो पैरेलल थी बच्चे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये पैरेलल थोड़ी ना आपको दिख रही है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है। तो ये जैसे है ना, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, इसका क्या कंडीशन है कि इट टेक प्लेस, कि ये होगा जब लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट पड़ेगा आपके रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे जब लाइट पड़ेगा ना तो ये ऐसा कंडीशन होगा। एंड आप ये सोचोगे कि भैया कि इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो कहाँ ऑबे होंगे, वो फॉलो होंगे क्या, बच्चे मैं बता दूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना हर जगह फॉलो होंगे। अब यहाँ पे देख लो कैसे है, ये आई इंसिडेंट रे, इसको इमेजिन करना, ये इंसिडेंट रे एंड ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चलेगी। तो आपको नॉर्मल बनाने के लिए तो आपको आज़ादी है ना, आप जरूरी थोड़ी ना आप ऐसे ही नॉर्मल बनाओ, आप तो अपने हिसाब से बना सकते हो, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, तो आप ऐसे नॉर्मल घिस दो ना यार, ऐसे आप इसको ये मान लो बेस मान लो एंड ऐसे नॉर्मल घिस दो, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दो ऐसे, तो ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हो गई ना एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गई। एंड ये डेफिनेटली सेम प्लेन पे ही लाई करेगी, ये सेम प्लेन पे लाई करेगी, मैं आपको पीछे बताया ना सेम प्लेन पे लाई करेगी। तो यही अगला पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, की ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो दो होती है ना उसको ओबे करेगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज, हम लोगों ने डिफ्यूज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, और रिफ्लेक्शन होती क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्पेरिकल शेप पे, स्पेरिकल अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है तो जो उनका नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये मेन हम लोग को क्या है ना, ये प्लेन का चर्चा किया जाता है सेकंड लॉ में, जो सेकंड लॉ है ना रिफ्लेक्शन की, उसमें इस प्लेन का जिक्र किया जाता है, ग्रीन वाले प्लेन का, ठीक है। एंड यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो उम्मीद आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि आज की लेक्चर, ठीक है, एंडिंग पे तो आ ही गई है। आपको आपको अगर अब से कोई
क्या पूछेगा कि लाइट क्या है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है ना उसका एक ऐसा पार्ट है, सिंपल सा एक ऐसा पार्ट है जो हमें क्या करता है, जो हमें हेल्प करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में। ऐसा बताना आप। अब थोड़े सीनियर क्लास में आ गए तो ये है। अब देखो आप जो है ना ये सारे जो लेक्चर पढ़े इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके में आप लोगों ने ये लेक्चर पढ़ा, आपको उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आए होंगे। एंड ऐसा नहीं कि आपको अगर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने में तो सक्षम हूँ ना यार, आपको समझ में तो आ रहा है ना। तो यही है कि अगर आप ये लेक्चर है ना जैसे तो इसके नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। इसका क्या है, लिंक है https टीमी मयंक सर क्लासेस 1823, ठीक है। ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। एंड इसमें क्या है ना अभी तो कम मेंबर है क्योंकि अभी मैंने 10th के वीडियोस में डाल नहीं रहा था। 9th के जो है ना 9th के ग्रुप में मैंने 9th एंड 10th को अलग अलग ग्रुप में रखा है। तो 9th की जो ग्रुप है ना उसमें अच्छे खासे मेंबर्स आ चुके हैं, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे हैं। लेकिन जो 10th की ग्रुप है ना 10th की ग्रुप में अभी मैंने क्योंकि स्टार्ट किया है तो बच्चे जान नहीं रहे हैं ज़्यादातर कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो कोई ब्लाइंडली कैसे आ सकता है। सिंपल सी बात है ना, आप मुझे ऑब्जर्व करोगे देन आपको अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप मेरे यहाँ आओगे। तो ये है ना, ये मैं बता दूँ HTTPS का मैं जनरली 2-3 वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर। सिक्योर आ गया मतलब कि ये सबसे सही है, तो सिक्योर है मेरे लिंक में। तो ये क्या है, आप जाओ चेकआउट करो। एंड आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे ये है आप ही के ग्रुप की है, ये आप ही के क्लास की है। तो जैसे ये है ना, मैंने जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, आपके बेसिक कम से कम स्लोप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये है ना जो मतलब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जो लेक्चर है ना, तो मैं यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे बाकायदा शेयर करता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। एंड जो है ना इसी की नोट्स नीचे में शेयर करता हूँ बच्चे। तो आप सोचो कि वेल ऑर्गेनाइज तरीके में आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको फ्री वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो यही है, ऐसा कुछ दिखता है मेरा ग्रुप, ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप। एंड ऐसे मैं लेक्चर शेयर करता हूँ वहाँ पे, तो डेफिनेटली चेकआउट करो। अब आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप खुद से अभी बना रहे थे नोट तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो डेफिनेटली आप मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप को चेक करो एंड उसमें जाके ज्वाइन हो जाओ। इससे आपका ही फ़ायदा है बच्चे, ठीक है। एंड बोलोगे कि आप लिंक क्यों नहीं डाल देते डिस्क्रिप्शन पे। देखो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल सकता हूँ जो लेक्चर नोट है, लेकिन लेक्चर नोट से आप ही को परेशानी है ना। आपको कैसे परेशानी है मैं बता रहा हूँ। आप अगर लिंक पे क्लिक करोगे, आप किसी ब्राउज़र पे जाओगे, ब्राउज़र से जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कितना ये कचड़ा है ना, दिमाग का दही ही हो रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें आपको जब आप एक बार केवल ज्वाइन हो जाओगे तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर एक साथ मिलेगा। तो आपको और क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसके नोट्स मिलेंगे, और क्या चाहिए बच्चे। वे और क्या चाहिए आपको, इतने अच्छे तरीके में एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो मिल रहा है आपको, तो ठीक है ना। तो वही लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्यों, क्योंकि आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं कई वीडियोज़ में चर्चा करता हूँ, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। कैसे आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, क्योंकि आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, ठीक है। तो आप ही मेरे को पॉपुलर करोगे, आप ही मेरे को, आपकी वजह से मैं स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डेफिनेटली लेक्चर पसंद आता है ना तो बच्चे प्लीज़ 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 लाइक कर देना। लाइक करोगे तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे न्यू एजुकेटर को जो एजुकेशन देते हैं तो हमें ये शुरू में मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। क्योंकि क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली मैं अपना एफर्ट दूंगा ना। मैं बता दूँ टीचिंग मेरा पैसन है, टीचिंग करना मुझे अच्छा लगता है। डेट्स वाई मैं इतने कम एज में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैं इतने कम एज में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पैसन है बच्चे। तो अगर आप लाइक करोगे तो ये है ना, ये जो है मेरे मोटिवेशन, ये मेरे मोटिवेशन को बूस्टअप करने में, डबल करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको लाइक करो। एंड इसी तरह से वेल ऑर्गेनाइज तरीके में मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लाऊंगा एंड मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे आपके लिए वीडियो लेक्चर लाऊंगा यार, सब सिंपल सी बात समझो ना। एंड आप देखो सब्सक्राइब करोगे ना तो इससे आपका 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 ही फ़ायदा है। क्यों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको यूट्यूब डायरेक्ट, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि मेरे जो चैनल है ना, मेरे चैनल में क्या आ गया, वीडियो आ गया है। तो आप डेफिनेटली जाना, चेकआउट करना, देख लेना वीडियो, कंसेप्ट ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, मैं देखो मैं आपकी थोड़ी NTSC लेवल मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अपने NCERT बुक खोल के देखो, जो शुरू के 2 पेज हैं ना, 2 पेज मैं भी एक्सप्लेन कर पाया हूँ, 2 पेज एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना क्या क्या होते हैं। तो आप तो क्या करो, अपनी कमर कस लो। दैट मीन्स कि आप एकदम तैयार हो जाओ वेल ये तरीके से। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, आपको अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। एंड मुझे तो डेफिनेटली पढ़ाने में मज़ा आता ही है, लेकिन बच्चों को जब मज़ा आए तब डेफिनेटली मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा। वही थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलूँगा यार, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे आपका ही फ़ायदा है। एंड लाइक तो करना भूलना मत। एंड हाँ, अगर आप किसी बच्चे को जानते हो तो उसको शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर है ना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे क्लास 9th की वीडियोज़ मैंने डाली है, अगर आपके भाई बहन कोई हैं तो आप उन्हें मेरे वीडियो
दिखाओ, डेफिनेटली उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला वीडियो लेक्चर था, डेट्स वाई मैं इतना चीज़ बोल रहा हूँ। मैं जनरली बोलता नहीं, मैंने आपको मोटिवेट करने का ट्राई किया। एंड अगर आप अभी भी ये चाहते हो कि हम आराम आराम से, जैसे हम 9th में कर रहे थे, देखो 10th में, अगर 10th है ठीक है, एंड 9th है, अगर आप 9th में जो चीज़ कर रहे थे वही चीज़ 10th में करोगे एंड 9th में आपका वेल परफॉर्मेंस नहीं था, मान के चलो, ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि 10th में सेम चीज़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो? अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करना ही पड़ेगा बच्चे। अगर आप अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, थैंक यू। लॉकडाउन में बाहर मत निकलो, अपने जो बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखो। एंड और क्या बोलना, ऑल द